हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की बुक भारत भौतिक पर्यावरण का चैप्टर संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, इसकी आकृति कैसी है और इसके कितने खंड हैं और कितने प्रदेशों में ये बटा हुआ है। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारा चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। यहाँ पे जो भी चट्टानों में, मिट्टियों में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ हैं, अलग अलग तरह की चट्टानें हैं, इनमें भिन्नता किस वजह से पाई जाती है? धरातलीय स्वरूप की वजह से पाई जाती है। पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है और इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन इसमें हुए हैं। अंतर्जात मतलब आंतरिक और बाहरी और आंतरिक बलों से अनेक परिवर्तन इतने सालों में पृथ्वी पर हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधिस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल रही है कि पृथ्वी का स्वरूप बदलने में इसमें परिवर्तन होने में आंतरिक और बाहरी जो बल लगे हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। करोड़ों वर्ष पहले जो इंडियन प्लेट थी वो भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था कि जो इंडियन प्लेट थी वो भूमध्य रेखा से दक्षिण में थी और ये काफ़ी बड़ी थी और जो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो भी इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो तो दक्षिण पूर्व में और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में चली गई। यहाँ हम देखेंगे कि भूवैज्ञानिक संरचना व शेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। जो ये हैं, पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये तीनों रूपों में पृथ्वी को बांटा गया है। इनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रायद्वीपीय खंड। देखिए, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी-फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश आकृतियों से ढका हुआ है। तो हमें कौन सी चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो प्रायद्वीपीय खंड की सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। क्या जाती है? प्रायद्वीपीय खंड की सीमा। और पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर से वो अलग करती है। और राजस्थान में ये प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल और मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। राजस्थान में ये जो प्रायद्वीपीय खंड है ये रेगिस्तान से ढका हुआ है पूरा, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा रेगिस्तान है। रेगिस्तान का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए ये पूरा इससे ढका हुआ है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे बना है? वो नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की वृफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं। अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा,
पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं? प्रायद्वीप में अवशिष्ट पहाड़ियों के। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती हैं। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो उथली हुई होती हैं और उनकी जो उनका जो बहाव होता है वो बहुत ही कम होता है। तो पहला लक्षण हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय खंड। दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कठोर व स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। तरुण मतलब नई है, कमज़ोर है, और ये लचीली है मतलब परिवर्तन करने लायक है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसमें वलन, भ्रंश और शेप बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। गोज वी आकार घाटियाँ, शिप्रिकाएँ व जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। तो इसमें इतना ध्यान रखने वाली बात कुछ है नहीं, इसलिए इसको बाद में समझेंगे हम। तीसरा पॉइंट है हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिन्नित गर्भ है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। तो इसमें अभी हमें यही ध्यान रखना है कि हमने अभी तक इसके कितने पार्ट पढ़े हैं। एक पढ़ा, थर्ड था सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सेकंड था हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय खंड। तो ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इसके भौतिक लक्षण जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। जो हमारा मेन लेसन का टॉपिक है वो यही है कि भारत को कितनी भू आकृतियों खंडों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, सेकंड है उत्तरी भारत का मैदान, थर्ड प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ है तटीय मैदान और 6 है द्वीप समूह। इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएँ, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। तो हमें इसमें ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसकी प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएँ, मध्य हिमालय और शिवालिक। और जो इसकी उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जो फैली है वो हिमालय की श्रेणियाँ हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये फैली है पूर्व पश्चिम तक, और अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम तक, और मिज़ोरम नागालैंड में ये उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। तो बस इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएँ, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ। नेक्स्ट, उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण व दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्न उपखंडों में बांटा है, जिसमें फर्स्ट है कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय, सेकंड है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, थर्ड है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, फोर्थ है अरुणाचल हिमालय और फिफ्थ है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। इन सभी के बारे में भी हम विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे। देखें, फर्स्ट है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय।
कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो काराकोरम श्रेणी है ये कहाँ की है, ये कश्मीर हिमालय की है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल ये कहाँ के, कश्मीर हिमालय की है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग, जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील हैं। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बलटोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ ज़ाफ़रान की खेती होती है। अब ये करेवा क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ है। करेवा कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे हैं, जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव, इसी को कहा जाता है करेवा। इसमें कई सारे दर्रे हैं, जैसे कि हिमनद, चिकनी मिट्टी, इसी की जैसे करेवा है, जो पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमे हुए हैं, उसे भी करेवा कहा गया है। तो ये जो करेवा है, इसमें सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, सबसे ज़्यादा खेती होती है ज़ाफ़रान की। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खदेंगुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल और वूलर तथा लवण झीलें जैसे पांगांग सो और सोमिरीरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। इसमें ये जो भी नाम दिए गए हैं, ये सभी हमें ध्यान रखने हैं कि ये सभी जो जगह हैं ये कहाँ कहाँ हैं, ये कश्मीर में है। जैसे कि इसमें नाम दिए हैं, ये सियाचिन बलटोरो प्रदेश है, और जोजिला, पीर पंजाल, बानिहाल, जास्कर, लद्दाख, फोटुला, खरदुंगला, ये सब पांगांग सो, डल, वूलर, लवण झील, सोमुरीरी, ये सब जो भी नाम दिए गए हैं, ये झेलम है, चेनाब, ये सब यहाँ ही कश्मीर में ही आते हैं। देखिए यहाँ पे और भी दर्शनीय स्थल दे रखे हैं, जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार-ए-शरीफ, ये भी यहीं पर हैं, और यहाँ पे बहुत से यात्री हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी, मतलब जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, वो झेलम नदी के किनारे पर ही स्थित है, ये आपको पता ही होगा। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदीय स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। आगे एक नोट है जिसे हम पढ़ेंगे। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। जो वर्तमान में डल झील है, उसका वो किसका हिस्सा है, झेलम नदी का ही। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। इसमें याद करने वाली बात यही है कि जो झेलम नदी है उसका एक हिस्सा है डल झील, और जो झेलम नदी है इसके लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार ये रही है डल झील के लिए। आगे प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। अनुदैर्ध्य जो घाटियाँ पाई जाती हैं दक्षिण में, उसे दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। अगला है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय का ये हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली यानी घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। ये भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा के द्वारा अपवाहित होती है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, व्यास, सतलज जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, और यमुना और घाघरा जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये सभी यहाँ पर बहती हैं। यहाँ देखिए कुछ हिमालय पर्वत समूह दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है सिंधु गंगा का मैदान, उसके बाद है शिवालिक या बाह्य हिमालय, फिर है मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय, इसके बाद लद्दाख श्रेणी, इसके बाद कैलाश श्रेणी, फिर तिब्बत का पठार, और फिर लास्ट में है कुनलुन की
ढाल। तो हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यहाँ तक है, हमें हमारे जो सिलेबस है उसमें यहाँ तक ही है। तो बस यहीं तक हमें ध्यान रखना है कि जो इनका जो क्रम है वो क्या है। कई बार ऐसा आता है कि क्रम से बताइए। तो सबसे पहले सिंधु गंगा का मैदान, फिर शिवालिक या बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी। आगे, हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल व स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिनमें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग तिभा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कासोली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में? हिमाचल हिमालय में। शिवालिक, देखिए शिवालिक क्या है, इसका अर्थ क्या है। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। देखिए यहाँ नीचे भी कुछ महत्वपूर्ण दून बताए गए हैं, जैसे कि चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून इसमें शामिल है। तो ये जो दून है ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये दून हरिके दून है, ये कहाँ है, देहरादून, नालागढ़ दून ये कहाँ है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में ये घाटियों में लौट आते हैं। तो इसमें बस हमें ये जो दून है ये ध्यान रखना है। और सबसे जो बड़ी घाटी है वो कौन सी है? देहरादून। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। कौन से पर्वतीय क्षेत्र में? उत्तराखंड में। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग यानी नदी संगम है, जिनका विवरण पहले दिया हुआ है। आप कुछ अन्य प्रयाग के नाम बता सकते हैं जो भारत के अन्य भागों में स्थित हैं। अन्य प्रयाग हैं जिनके बारे में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि देव प्रयाग है, एक है नंद प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है। ये सभी जो प्रयाग हैं इनके बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं, जो कि भारत में स्थित हैं। तीसरी है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय, पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा लेकिन हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजुआ जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिण भाग में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल हैं, वो पाई जाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने यहाँ चाय के बागान लगाए थे। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृति पाई जाती है, जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया गया है। तो इसमें जो ख़ास चीज़ है वो क्या है कि यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है, जैसे कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और घाटियाँ इसमें पाई जाती हैं। इसमें जो लोग रहते हैं वो नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजाति रहती हैं। यहाँ पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। ये चीज़ हमें ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट है अरुणाचल हिमालय। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नमचा बरवा शामिल है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गोज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गोज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तो हमें ध्यान यही रखना है कि यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं?
कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित। ये बारहमासी नदियां हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ हैं जिनका नाम है मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी और नागा। इसमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम खेती करती हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि या श्लेष और बंड कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिज़ो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है, पर्वत हैं, वहाँ पे भी झूम या स्थानांतरित कृषि की जाती है। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। बराक मणिपुर और मिज़ोरम की एक मुख्य नदी है। बराक मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकताल झील कहा जाता है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिज़ोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मिज़ोरम को यहाँ कहा जाता है मोलेसिस बेसिन, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बनी है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगली हेडिंग जो हमारी है वो है उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है: खादर और बांगर। इनके बारे में आपने पढ़ा है, खादर और बांगर के बारे में। जो भाबर है वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शेल और गोलाश में जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहा जाता है। इसमें ध्यान क्या रखना है हमें कि ये जो उत्तरी मैदान है ये किसके निक्षेप से बना है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेप से ये बना है और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो है 150 से 300 किलोमीटर। इसकी जो गहराई है वो है 1000 से 2000 और इसको 3 भागों में, इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई और जलोढ़। जलोढ़ को भी 2 भागों में बांटा है, पहला खादर और बांगर। अगला पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 600 से 900 मीटर है, 600 से 900 मीटर है। और उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ, यहाँ तक इसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। इन सब से मिलकर बना है प्रायद्वीपीय भारत। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है, कुछ स्थलाकृतियों के नाम
जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से बहती है लेकिन पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे पॉइंट है, मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भूभाग और तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। पहला पढ़ेंगे दक्कन के पठार के बारे में। देखिए, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अनामलाई और इलायची पहाड़ियाँ इसे नाम दिए गए हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो पश्चिम घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ की जो मुख्य श्रेणियाँ हैं वो इस प्रकार हैं: जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। ये सभी हमने किस में पढ़ा? दक्कन के पठार में। सेकंड पॉइंट है मध्य उच्च भूभाग। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है और ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। बस हमें इसमें यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसकी जो पश्चिम में सीमा है वो अरावली पर्वत बनाती है और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 600 से 900 मीटर और ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा उत्तर पूर्व पठार। यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। ये माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच ब्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया था। इसमें ध्यान ये रखना है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है और जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय पे जो इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में, जो इंडियन प्लेट हमने पहले पढ़ा था कि इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में खिसक गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के जो पठार हैं उनके बीच में भ्रंश उत्पन्न हो गया और घाटी बन गई और बाद में ये नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ के द्वारा इसको पाट दिया गया, मतलब इसको समतल कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मरुस्थल। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में। तो इसमें हम ये देखते हैं कि विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है और यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। कौन सा क्षेत्र? जो भारतीय मरुस्थल है वह मेसोजोइक काल में समुद्र का ही हिस्सा था। देखिए, आपको पता है कि जो भारत में मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ है। भारत में राजस्थान में है, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में है और बाड़मेर में है, यहाँ पर मरुस्थल है। तो यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है: सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं बहती। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है, जल कमी रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में ख़त्म हो जाती हैं। यह अंतः स्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। यहाँ पे जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो प्रमुख हैं: कांडला, मझगांव, जेल एंड नावहाशेवा,
मर्मागांव, मैंगलोर, कोचिन आदि यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह शामिल हैं, स्थित हैं। और मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का ये केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। यह हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे केरल में हर वर्ष होती है नेहरू ट्रॉफी वलामकाली, यानी नौका दौड़, नावों की दौड़ होती है, जिसका आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द्वीप समूह। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित हैं। रीची द्वीप समूह और लबरिन द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से जुड़ी है। बेरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 प्रमुख द्वीप हैं। कौन कौन से? एक बंगाल की खाड़ी है और दूसरा है अरब सागर, जिसमें लगभग 572 द्वीप हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी, उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डिओवली मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान 460 मीटर और माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल है। ये जो डेटा है ये हमें ध्यान रखने हैं। आगे अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ी द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानौरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर आबद्ध गुटिकाएँ, शिंगिल, गोलाश्मिकाएँ तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र पर तट पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि जो भारत है वो कितने भागों में बटा हुआ है। इसके द्वीपों के बारे में पढ़े, भूमध्य रेखाओं के बारे में पढ़ा और मरुस्थल के बारे में पढ़ा। इसको कई भागों में बांटा गया है भौतिक रूप से। हमने देखा कि उच्चावत पर्वत श्रेणियों के आधार पर और भू आकृतियों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा है, हिमालय को कितने भागों में बांटा है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। ठीक, हमारा लेसन आज कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।